हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक 2 है, यानी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 है हमारा समानता। इसको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगी अगर आप नहीं समझोगे ध्यान से। तो समानता चैप्टर को यहाँ पे हम करेंगे। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। बुक 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर हैं। इसमें से 1 और 2 तो हमने पहले ही कर लिया है। आज हम चैप्टर को 3 को करने वाले हैं, ठीक है, समानता को। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये जो आप लेक्चर देख रहे हो इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। क्लास 11 ESP सर्च करो और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट आएंगे जिसको हमें समझना है। सबसे पहले तो देखिए, समानता का क्या अर्थ होता है, यानी कि समानता का मतलब आपको समझना है कि समानता क्या है। फिर हमको ये देखना है कि समानता का जो अर्थ है वो व्यक्ति से हर स्थिति में, ठीक है, एक समान बर्ताव करना होता है। वो कैसे होता है ये देखते हैं। क्या हम किसी से हर स्थिति में एक समान बर्ताव कर सकते हैं, ये भी हमको देखना है आगे चैप्टर में। फिर समानता को कैसे हम मतलब समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो असमानता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयाम को कैसे अलग अलग करके समझ सकते हैं। समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद की जो विचारधारा है इसको आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और असमानता की जो प्रकृति है इसको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यहाँ पे, समानता महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। क्यों समानता महत्वपूर्ण है, हमको समानता की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर समानता ना मिले तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम समानता शब्द को समझते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम बात करें समानता की, तो ये एक ऐसा नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो समाज में न्याय, गरिमा और सम्मान को बढ़ावा देता है। अब मान लीजिए समाज में आप रहते हो, जिस भी समाज में आप रहते हो, अगर वहां पे आपको समानता मिली है तो जाहिर सी बात है जहां समानता होगी वहां पे न्याय मिलेगा। वहां पे लोग गरिमा से, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, सम्मान के भाव के साथ रह सकते हैं। अगर मान लो समाज में समानता नहीं है तो आपके साथ न्याय भी नहीं होगा, आप अपनी गरिमा यानी इज्जत की जिंदगी भी नहीं जी पाओगे और सम्मान की भावना भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देख के समझाता हूँ। जैसे कि आप साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल ले लो। जो साउथ अफ्रीका था वहां पे अंग्रेजों ने अपना शासन कर लिया था, ठीक है। जैसे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, ऐसे ही अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका को भी अपना गुलाम बनाया था। अब साउथ अफ्रीका में जो लोग रहते थे, वहां के जो मूल निवासी थे, वो काले होते थे, ठीक है। नीग्रो या जो आप हप्सी वगैरह कहते हो वो उनकी जनजाति होती है। तो नीग्रो लोग वहां पे रहते थे। अब अंग्रेज जो थे वो गोरे थे और नीग्रो वहाँ की जो जनसंख्या थी वो काली थी। तो वहाँ पे काले गोरे का भेद होता था, यानी अंग्रेज जो थे उनके साथ भेदभाव करते थे, कहीं ना कहीं उनको उनका अपमान करते थे, आप ये समझ लीजिए। अब समझिए कि वहाँ पे उनको समानता नहीं है। जो फैसिलिटी अंग्रेजों को मिल रही थी वो वहाँ के काले लोगों को नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो काले और गोरे के बीच में भेदभाव हो गया, यानी कि समानता तो रही नहीं। अब जब समानता नहीं रही तो वहां पे लोगों के साथ क्या आप सोच सकते हो न्याय होगा? बिल्कुल भी न्याय नहीं था, अन्याय हो रहा था उनके साथ। वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी पा रहे थे? बिल्कुल भी नहीं जी पा रहे थे। क्या समाज में उनका सम्मान था? नहीं था, क्योंकि अंग्रेज उनके साथ क्या कर रहे थे? भेदभाव कर रहे थे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि समानता कितनी हमारे लिए जरूरी होती है, ठीक है। अगर समानता होगी तो न्याय मिलेगा, समानता होगी तो गरिमा होगी, समानता होगी तो सम्मान होगा। आगे चलते हैं। समानता की अवधारणा के अनुसार समाज के सभी व्यक्ति, ठीक है, समाज में जितने भी लोग रहते हो सभी व्यक्ति, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, ठीक है, किसी भी जाति के हो, ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में, किसी भी जाति के हो, लिंग कोई भी हो, यानी वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, या फिर ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, ठीक है, या किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो समाज में। अब हमारे समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड होगा, कोई मुस्लिम से रिलेटेड होगा, कोई सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, कोई भी धर्म का हो सकता है। तो अलग अलग धर्म और अलग अलग आर्थिक स्थिति, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सभी को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त करें। यानी कि समानता का मतलब क्या होता है? समानता का ये मतलब होता है कि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कोई भी लिंग हो, ठीक है, उनकी चाहे आर्थिक कंडीशन कैसी भी हो, उनको सबको समान अधिकार मिलने चाहिए और समान अवसर मिलने चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो समानता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं।
ये बिल्कुल सिंपल है अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इतना अगर आपने समझ लिया है तो आप समानता का महत्व समझ लोगे। अब क्वेश्चन बनेगा पेपर में, बताइए समानता का क्या महत्व है। तो समानता का महत्व क्या है? मानव गरिमा का सम्मान, यानी समानता अगर होगी तो मानव की गरिमा, यानी मानव की, हर मानव की एक रिस्पेक्ट होती है, कि इज्जत होती है, ठीक है। उसकी रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं उसको रिस्पेक्ट मिल पाएगी, ठीक है। समाज में उसको न्याय मिल पाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जहां पे समानता है वहीं पे न्याय हो पाएगा, ठीक है, सामाजिक न्याय। फिर लोकतंत्र की नींव, लोकतंत्र में, लोकतंत्र जहां पे भी होता है वहां समानता होती है, ठीक है। लोकतंत्र में सबको समान माना जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो लोकतंत्र भी वहीं स्थापित हो पाएगा जहां पे समानता होगी। इसमें ऐतिहासिक प्रेरणा भी ली गई है, कहाँ से? फ्रांस से और साउथ अफ्रीका से, अन्य देशों से, तो वो भी हम आगे देखेंगे। फिर समान अवसर और सशक्तिकरण, यानी सबको समान अवसर मिलेंगे तो सभी क्या हो पाएंगे? मजबूत भी हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, मानव गरिमा का सम्मान, यानी हर व्यक्ति का, ठीक है, समान मानवीय महत्व होता है, यानी सभी समान होते हैं। समानता यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, और सभी को समाज में समान गरिमा मिले, यानी समान रिस्पेक्ट मिले। अब एग्जाम्पल फिर से साउथ अफ्रीका वाला ले लो। साउथ अफ्रीका में क्या था? क्या वहां पे सबको समानता मिल रही थी? सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो रहा था? नहीं। जो गोरे लोग थे, यानी जो अंग्रेज थे, वो काले लोगों के साथ, वहां के निवासियों के साथ क्या करते थे? भेदभाव करते थे, पक्षपात करते थे। तो इसीलिए वहां पे उनकी गरिमा का सम्मान नहीं हो पा रहा था, ठीक है। भारत में ही ले लो, भारत में भी जाति प्रथा है, ऊंची जाति नीची जाति, इस तरीके से समाज बटा हुआ है। जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति लोगों के साथ यही करते थे, भेदभाव करते थे। तो समझो ना, वहां पे फिर गरिमा और सम्मान चीज रह नहीं जाती। अगर समानता लानी है तो आपको ये भेदभाव और ये पक्षपात भी खत्म करना होगा। आगे देखते हैं, सामाजिक न्याय। समानता समाज में, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, ये समाज है, ठीक है, समाज लिख गया। समानता समाज में फैली असमानताओं को समाप्त करने और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करती है। यानी कि समानता क्या करती है? समाज में जो असमानता फैली हुई है उसको खत्म करती है और समाज को एक न्याय संगत समाज बनाती है। ये समाज में वंचित और हाशिए पर खड़े समूहों को समान अवसर प्रदान करने में सहायक होती है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे समूह होते हैं जो वंचित होते हैं। जैसे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो खासकर एससी लोग हैं, एसटी लोग हैं, ठीक है, ओबीसी वर्ग है, ये कुछ ऐसे समुदाय रहे हैं जो वंचित रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं भेदभाव था और ये हाशिए पे थे। तो इनको समान अवसर मिल सकें, तो ये सुनिश्चित करता है समाज, हमारी समानता, ठीक है। इसी से फिर सामाजिक न्याय हो पाता है। अगला है लोकतंत्र की नींव। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार भी समानता है। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करता है कौन? हमारा लोकतंत्र। कि लोकतंत्र में ये होता है ना कि सबको समान माना जाएगा, सबके समान राजनीतिक अधिकार होंगे, सामाजिक अधिकार समान होंगे, आर्थिक अधिकार समान होंगे। ये सब कैसे हो पाता है? समानता की अवधारणा से, ठीक है, समानता की अवधारणा में ये सारी बातें बताई जाती है। फिर ऐतिहासिक प्रेरणा। अब ये समानता का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ठीक है, हमको समानता चाहिए, ये मांग उठी कहाँ से? तो आप देखोगे कि फ्रांस की क्रांति में भी हमें दिखेगा। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो वहां पे भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा, ठीक है, ऐसे नारे लगाए गए थे। उपनिवेश, जो उपनिवेश विरोधी आंदोलन आप देखोगे वहां पे भी समानता की मांग की गई। जैसे भारत में अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा था, तो हमारे बहुत सारे आंदोलन होते थे, वहां पे भी समानता की मांग की जाती थी कि भाई हमारे साथ भेदभाव होता है, हमको तो समानता चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे देशों में जो क्रांतियां हुई हैं, जो आंदोलन हुए हैं, वहां पे भी समानता की मांग की गई है। तो हमने इतिहास से भी प्रेरणा ली है, ठीक है। नेक्स्ट है समान अवसर और सशक्तिकरण। समानता ये भी सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा, यानी जो उसके अंदर टैलेंट है, अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता को विकसित करने का अवसर मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे समाज में लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, ठीक है। कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, कोई किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, तो सबको समान अवसर मिलने चाहिए भाई। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि समानता ही कहती है कि जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको अपने टैलेंट को उभारने का मौका मिले, ठीक है। जिसके अंदर जो क्षमता है वो अपनी क्षमता को विकसित करने का मौका मिले, सबको समान मौके मिले, ठीक है। तो यही हो जाता है समान अवसर। और यहाँ पे हाशिए पे खड़े समुदाय, जैसे मान लो महिला हो गई या दलित हो गए, ठीक है, इनको मजबूत बनाने के लिए भी समानता जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी पॉइंट आप बता सकते हो। फिर विकास और शांति का आधार, एक पॉइंट लास्ट ये भी बता सकते हो कि समानता में समाज में शांति और सद्भावना बनी रहती है, ठीक है। जब सभी को समान अवसर मिलेंगे तो समाज का विकास हो पाएगा, आर्थिक प्रगति हो पाएगी, ठीक है, उसको
बढ़ावा मिल पाएगा। आगे देखते हैं। अगर ये तो चलो समानता हमने समझ लिया, उसके महत्व को समझ लिया, आज के संदर्भ में देखो, वर्तमान के संदर्भ में क्या है, तो आज के संदर्भ में हम समानता को देखेंगे। वर्तमान में समानता को एक प्रमुख आदर्श के रूप में देखा गया है, ठीक है। लगभग सभी देश, जितने भी देश हैं, सभी देशों के ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, सभी देश जो हैं वो अपने संविधान में समानता को शामिल करते हैं, ठीक है। आप देखोगे ज्यादातर जो देश हैं उनका संविधान देखोगे तो वहां पे भी समानता की बात की जाती है, ठीक है। सभी नागरिकों को, यानी जो उनके सिटीजन हैं, उनके नागरिक हैं, सभी को समानता मिले, समान अधिकार मिले। ये देश अपने नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी चारों तरफ हमको समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है। अब यहाँ पे एक कमी कह लो आप, कि देखो दुनिया भर के संविधान अपने देश के जो नागरिक होते हैं, उनकी जनता होती है, उसको समानता का अधिकार देते हैं, ठीक है, ज्यादातर संविधान। लेकिन फिर भी समानता का अधिकार देने के बाद भी हमको चारों तरफ देखने में असमानता नजर आती है। एग्जाम्पल के लिए, अब हमारा संविधान देखो, भारत में भी क्या था, जाति प्रथा थी, भेदभाव था। तो हमारा जब संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, तो संविधान बनने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि हम अपने यहाँ पे जाति प्रथा को समाप्त करेंगे, जाति प्रथा के भेदभाव को समाप्त करेंगे, यानी ये जो ऊंच नीच वाला, छुआछूत, अस्पृश्य मानने वाली जो विचारधारा है उसको खत्म करेंगे, सबको समान नागरिक मानेंगे। संविधान तो कहता है, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा हो पाया है? अगर आप गांव वगैरह में देखोगे, शहरों में तो ये चीज़ें कम दिखती हैं, लेकिन गांव वगैरह में ये चीज़ें ज़्यादा दिखती है। तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि आज भी मतलब संविधान कहता है समानता, लेकिन रियलिटी में समानता हमको हर जगह नहीं दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब समानता हर जगह तो है नहीं, कुछ जगह पे असमानता भी है, तो उस असमानता को ना कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। समाज में आप देखोगे तो आपको दो तरह की चीजें दिखेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने खूबसूरत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो अमीर हैं, उनके घर ऐसे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक है, साफ सुथरा उनका घर होता है। तो दूसरी तरफ मतलब एक तरफ हमें आलीशान मकान दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें झोपड़पट्टी यानी स्लम दिखते हैं। स्लम में क्या होगा, आप देखो कितनी बुरी कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, कितनी मुश्किल से, यहाँ पे नाले का पानी भरा हुआ है, गंदगी है, लेकिन लोग उसके बगल में ही रहने के लिए मजबूर हैं। कूड़ा यहाँ पे कितना ज्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है, पतली पतली गलियां होती हैं, गंदगी होती है, उसमें लोग रहने को मजबूर हैं। तो क्या समाज में समानता है? एक तरफ ऐसे लोग भी हैं, एक तरफ ऐसे लोग भी हैं। तो क्या समाज में समानता है? तो हम कहेंगे यहाँ पे हमें समानता नहीं देखने को मिलती, ठीक है, कई जगह पे असमानता भी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अगर मैं स्कूल की ही बात करूं तो कुछ जगह पे ऐसे विद्यालय भी हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छे विद्यालय हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, वहाँ पे एयर कंडीशनल रूम मिलते हैं आपको, ठीक है, सारी सुविधा मिलती है वहाँ पे। आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा, आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाई कराते हुए मिलेंगे, अच्छे डेस्क होंगे, ठीक है, सारी सुविधाएं होंगी, मतलब पीने का पानी से लेके टॉयलेट वगैरह सारी सुविधाएं बेहतरीन होंगी। ऐसे स्कूल भी हैं। तो देश में हमको ऐसे स्कूल भी दिखाई देते हैं जहाँ पे टेंट में पढ़ाया जा रहा होगा, जहाँ पे बैठने के लिए डेस्क भी नहीं होगा बच्चों के पास, ठीक है, बहुत मतलब बुरी कंडीशन होगी, साफ सुथरे स्कूल भी नहीं होंगे। तो दोनों चीज हमें देश में देखने को मिलती है ना, तो ये कहीं ना कहीं असमानता दिखाती है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि समानता क्या है। इतना पढ़ने के बाद तो आप आसानी से समझ गए हो समानता क्या है, बिना कुछ बताए आप लिख दोगे आराम से, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा ना कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, अश्वेत, अश्वेत का मतलब है काले, ठीक है, काले लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में, यानी पिछवाड़े में मतलब पीछे की साइड, कहीं पे मतलब अलग जगह होगी, वहां पे उनके बैठने की जगह होगी, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है प्रवेश नहीं, यानी कि प्रवेश निषेध, नो एंट्री। किसके लिए नो एंट्री है? कुत्ते के लिए, यानी डॉग यहाँ पे नहीं जा सकता। नीग्रो, नीग्रो मतलब जो अफ्रीकन जो मूल के लोग होते हैं, जो जिसको हप्सी भी कहते हैं कई लोग, वो नीग्रो उनकी जनजाति है। तो जो काले काले लोग होते हैं, ठीक है, वो नीग्रो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर मैक्सिको वासी यानी मैक्सिकन भी यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो पीने का पानी, दो साइन कर बना रखे हैं, इधर कह रहे हैं कि इधर काले लोगों का है, इधर गोरे लोगों का है, यानी पीने के पानी के लिए भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है, काले लोग इधर पियेंगे, गोरे लोग इधर पियेंगे, इस तरीके से डिवाइड। फिर यहाँ पे देखो विश्राम गृह, और वहां पे क्या लिखा है? केवल श्वेत लोगों के लिए, यानी केवल गोरे लोग ही यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। तो इतना देखने के बाद आपके समझ में क्या आया होगा? आपके दिमाग में यही चीज चली होगी कि यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है हमें असमानता, भेदभाव, पक्षपात, यानी काले गोरे के बीच में भेदभाव हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, समझो क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो ये जो चित्र है ना, ये कहीं ना कहीं मनुष्यों के बीच में
जो नस्ल और रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है, ठीक है। इस तरह का जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं समानता का उल्लंघन करता है। अगर ऐसा भेदभाव समाज में होगा तो क्या समाज में कभी समानता हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। ये तो बहुत ज्यादा भेदभाव है। तो ऐसा होता था, कहाँ पे होता था? खासकर अफ्रीका में, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर बात करते हैं समानता की अवधारणा ये कहती है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं। यानी जितने भी मनुष्य हैं सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में एक समान बर्ताव नहीं करता है। ये भी बिल्कुल ठीक है कि कोई भी समाज, अगर आप देखोगे ना, हम सोचेंगे कि भाई हम सबके साथ समान बर्ताव करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सभी नागरिकों के साथ बिल्कुल एक समान बर्ताव होता होगा। भेदभाव तो आपको दिखता ही है। तो ये चीजें होती हैं। आगे देखो, अलग अलग काम और अलग अलग लोगों के महत्व भी अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। यानी लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, उनको महत्व अलग अलग मिलता है। कई बार ये जो बर्ताव होता है इसमें अंतर ना केवल स्वीकार्य हो सकता है बल्कि जरूरी भी लगता है कि हाँ भाई ऐसा होना भी चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि किसी को एक्स्ट्रा अगर हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो जायज़ है, ठीक है। कैसे जायज़ हो सकती है सोचो। एग्जाम्पल देखो, अब मान लो अगर आपके सामने देश के प्रधानमंत्री आ जाए, ठीक है, देश की सेना के जनरल आ जाए, या कोई बड़े आईएएस ऑफिसर आ जाए, ठीक है, या कोई बड़े पर्सनैलिटी आपके सामने आ जाए, तो आपको जाहिर सी बात है आप उनको ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे बाकी लोगों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ना कि उस व्यक्ति ने वो उपलब्धि प्राप्त कर लिया कि उसको रिस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए ज्यादा, ठीक है। अब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो देश, जो मान लो कोई मजदूर है, अब भाई मेहनत वो भी करता है, ईमानदारी से वो रह रहा है। दूसरी तरफ आपके सामने कोई आईएएस ऑफिसर है, तो जाहिर सी बात है आप किसको ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, ठीक है। तो मतलब सेम कंडीशन में, ठीक है, किसी देश में एक ही स्थिति में सभी लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता है, ये हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि अब ये सवाल उठेगा कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद को स्वीकार किए जाने लायक हम मान सकते हैं और कौन से को नहीं। यानी कि उस चीज़ को हम स्वीकार कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, खास नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। अब मान लो किसी का जन्म किसी निचली जाति में हो गया, तो उसके साथ हम एक बेकार बर्ताव करना शुरू करते हैं, तो वो मान्य नहीं होता, ठीक है। यानी किसी को किसी के धर्म के आधार पे, किसी को किसी की जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, लिंग के आधार पे उसके साथ भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, यानी इन चीज़ों को हम बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। अब कोई व्यक्ति, मान लो आपका, आपके साथ कोई पढ़ने वाला दोस्त है आपका, वो बहुत मेहनत करता है, सेना में जाके सिलेक्ट हो जाता है किसी अच्छी पोस्ट पे, तो आप उसका सम्मान, जाहिर सी बात है आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी, क्योंकि भाई उसने काम ही ऐसा करा है, ठीक है। जब हमारा कोई खिलाड़ी देश के लिए खेलता है और मेडल लेके आता है, तो हमारे मन में जाहिर सी बात है उसके प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे तो जायज़ है, ये तो अच्छा काम करेगा तो भाई हमारे मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट होगी, हम उसके साथ अलग बर्ताव करेंगे। लेकिन कोई गलत काम करेगा तब थोड़ी करेंगे। तो यही चीज़ आपको बता रखी है कि कौन सी चीज़ों को हम स्वीकार कर सकते हैं और किस जगह पे हमें स्वीकार नहीं करना है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अवसरों की समानता, यानी सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। तो देखिए, समानता की जो अवधारणा होती है, समानता का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें यह बताया जाता है कि सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, सब अपनी दक्षता और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए, ठीक है, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको समान अधिकार और समान अवसर के हकदार होते हैं। अब एक बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, बहुत पढ़ने लिखने में होशियार है। अब मान लो उसको अगर अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको अच्छे स्कूल ही नहीं मिल पाएंगे, तो वो कैसे बेचारा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। तो यही आपको बताया गया है कि जो टैलेंटेड हैं, जो दक्ष हैं, जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको प्रतिभा का विकास करने के लिए उनको अवसर भी समान चाहिए और अधिकार भी समान चाहिए, ठीक है। अधिकार वाला भी शायद आपका चैप्टर होगा कोई, आगे देखेंगे उसको। तो ये चीजें हैं। इसका मतलब यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और अपनी प्राथमिकता के मामलों में अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है भाई मेरी पसंद अलग हो, आपकी पसंद अलग हो, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहता हो, कोई कुछ बनना चाहता हो। तो सबकी पसंद, सबकी प्राथमिकता अलग अलग हो सकती है, सबकी प्रतिभा, सबकी योग्यता में भी अंतर हो सकता है। कोई ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, कोई कम टैलेंटेड हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चुनते हैं। सबको समानता, मतलब समान अधिकार होने चाहिए कि भाई अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से जो भी अपना प्रोफेशन वगैरह चुनना चाहो वो चुन सकते हो। आगे देखो, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पे पहुंच गया या कोई बहुत सफल वकील बन गया है, या समाज को असमान नहीं माना जा सकता। हाँ, समाज में ये चीज देखकर
असमानता का भाव नहीं आना चाहिए कि भाई वो हमारे साथ पढ़ा है, वो इतना टैलेंटेड हो गया, वो आगे निकल गया। ठीक है, अब हम इसको असमानता नहीं कहेंगे, भाई उसने मेहनत करी है वो आगे निकलेगा, आपने अगर मेहनत नहीं करी होगी आप नहीं आगे निकल पाओगे। तो यहाँ पे कोई असमानता नहीं है। ठीक है, कोई ये बोले कि भाई ये असमानता है, वो आगे कैसे चला गया, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेष अधिकार में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास के मामले में ये जो बेसिक जो चीजें होती हैं इसकी उपलब्धता में अगर असमानता है तो कोई समाज मतलब ये इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये समाज को अन्यायपूर्ण बनाता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। दो तरह की असमानता की बात की गई है, एक है प्राकृतिक, एक है समाज जनित। ठीक है, सामाजिक या समाज जनित, यानी एक तो नेचर ने, ईश्वर ने बना के भेजा है, एक हम समाज में आके कुछ असमानता देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक बच्चा है, एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से वो बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लो वो विकलांग है। ठीक है, दिव्यांग पैदा हुआ है वो, मान लीजिए कि उसके आंखों में कुछ कमी है, उसको कम दिखाई देता है। ठीक है, मान लें उसका उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम है, वो अच्छे से नहीं देख पाता है। अब ये जो उसके साथ मतलब बाकी बच्चे हेल्दी पैदा हुए हैं लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक असमानता। ठीक है, ये प्राकृतिक असमानता है जो नेचुरली उसको मिली है, अब उसका जन्म ही इस रूप में हुआ है। ठीक है, तो ये है। लेकिन जो समाज में आने के बाद उसको अगर लोग अंधा अंधा बोल के चिढ़ाते हैं तो वो जो चिढ़ाना है ना वो समाज जनित है, यानी वो समाज ने बनाया है। ठीक है, अब किसी का जन्म किस जाति में हो गया ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन बाद में जो उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं वो समाज के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्राकृतिक और असमानता और जो समाज जनित असमानता है उन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक असमानता को थोड़ा और देखते हैं। लोगों में उनकी विभिन्न क्षमता, उनकी प्रतिभा और उनके अलग अलग चयन के कारण जो पैदा हुई असमानता होती है उसको हम प्राकृतिक असमानता में रखेंगे। समाज जनित में क्या होती है, जो समाज में अवसरों की असमानता होना या किसी समूह को दूसरे के द्वारा शोषण किया जाना, यानी समाज ने जो चीजें बना दी है किसी का कोई शोषण कर रहा है तो वो समाज जनित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं में अंतर समझते हैं। तो प्राकृतिक असमानताएं लोगों को जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जन्म से ही उनको वो चीजें मिली है। अब देखो दो बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, दूसरा बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि है। अब इसमें ये प्राकृतिक असमानता मानी जाएगी। ठीक है, और इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि जो प्राकृतिक विभिन्नता होती है उसको बदला नहीं जा सकता, यानी उसको हम बदल नहीं सकते। दूसरी ओर जो सामाजिक असमानताएं होती है जो समाज ने पैदा किया होता है उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक है उसको नहीं बदला जा सकता। लेकिन एक और चीज है, आज के समय में मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि मेडिकल साइंस से बहुत सारी जो परेशानियां उसको दूर किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी किसी का शक्ल में, चेहरे में कोई दिक्कत है, प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो उसको सुंदर बना सकता है। मान लो किसी को देखने में कोई कमी है, चश्मा लगवा सकता है। किसी को सुनने में कोई कमी है तो वो मशीन लग जाती है कान में, उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आज के समय में कुछ चीजों को, प्राकृतिक चीजों को भी बदला जा सकता है क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। बिल्कुल, अब मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जो शारीरिक मेहनत करता है, यानी जो मजदूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करता है, 50-50 किलो की सीमेंट की बोरियां अपने सिर पे रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, 3-3 मंजिल पे ईंटें चढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, शारीरिक मेहनत हो गई। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो दिमाग लगाता है, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, ट्रेडिंग करता है या कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसके शरीर की मेहनत तो नहीं है, अपने हाथों से, अपने दिमाग से कोई ऐसा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहा है। तो अब देखो, समाज में मतलब मेहनत दोनों कर रहे हैं, एक शारीरिक मेहनत कर रहा है, एक बौद्धिक मेहनत कर रहा है, यानी अपने दिमाग से काम कर रहा है, दिमाग लगा रहा है। लेकिन समाज उन दोनों को अलग नजरिए से देखता है। इस व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू मिलेगी एक मजदूर के मुकाबले, क्योंकि मजदूर को समाज में उस नजर से नहीं देखा जाता। जिस, मान लो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। यही आपको बता रखा है। आगे देखो, वे विभिन्न वंश, रंग, जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। अलग वंश, अलग रंग, अलग जाति के लोगों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस तरह के भेदभाव समाज ने बनाए। ठीक है, ये भेदभाव किसने बनाए, समाज ने बनाया है। समाज ने इसको अलग नजरिए से देखना शुरू करा है। ठीक है, अगर
कोई कोई व्यक्ति हो सकता है इसको भी ज्यादा वैल्यू दे, वो बोले भाई ये बहुत मेहनत करता है, लेकिन ये सारा नजरिया किसका हो जाता है, समाज का होता है। आगे चलते हैं। जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे समय तक चली आती हैं तो ऐसा लगने लग जाता है, तो वे मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पे आधारित लगने लगती है। ठीक है, ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि वे जन्मजात हों, आसानी से उसको बदला नहीं जा सकता हो, ऐसा लगता है। उदाहरण है आपके सामने, एक एग्जाम्पल है, जैसे औरतें हैं, औरतों को हमेशा से ये कमजोर माना जाता रहा है। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज रहा है, पुरुष को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, औरतों को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, इसीलिए औरतों को अबला कह के, कमज़ोर कह के बुलाया जाता था। तो अब ऐसा लगने लगा है आज के समय में कि महिला जो होती है वो कमज़ोर होती है, अबला होती है। ठीक है, इस तरीके की बातें क्यों, क्योंकि वो लंबे समय तक वो चीज़ें होती आ रही है, तो लोगों को लगने लगता है कि सच में ऐसा होता होगा। तो ये बातें आपको यहाँ समझाई जा रही है। अफ्रीका में जो काले लोग थे, आपको पता है जब अंग्रेजों ने उन पर शासन किया तो वो अंग्रेज इनको कम बुद्धिमान मानते थे, वो सोचते थे कि इनमें दिमाग नहीं है और ये केवल मेहनत करने के लिए बने हैं। ठीक है, संगीत वगैरह के लिए बने हैं, और इसी की वजह से दास प्रथा आई, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि ये बस काम करने के लिए बने हैं। ठीक है, दास प्रथा आई, लोगों को दास बनाया जाने लगा। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो ऐसी बातें। फिर समानता के आयाम, समानता के तीन आयाम होते हैं, महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक है सामाजिक समानता, एक है राजनीतिक समानता, एक है आर्थिक समानता। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता हमारा संविधान हमको देता है। अगर मैं भारत के नज़रिए से देखूं तो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है और हमारे देश में संविधान का शासन है। हमारा जो संविधान है वो हमको राजनीतिक समानता देता है। राजनीतिक समानता का मतलब क्या होता है, सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा, सबकी नागरिकता समान होगी। ठीक है, सभी को समान अधिकार हमारा संविधान देगा। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो अधिकार हैं वो सारे मिलेंगे। अब राजनीतिक में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सभी व्यक्ति को समान नागरिकता मिलेगी। ठीक है, कानून के सामने सभी को समान माना जाएगा। लोगों को हमारे यहाँ पे मतदान यानी वोट करने का की आज़ादी है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहो तो चुनाव लड़ने की आज़ादी है। आप अगर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहो तो उसकी भी आपको आज़ादी है। ये सारे अधिकार मिले हैं, सब जगह समानता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे राजनीतिक समानता। ठीक है, अब अगर इसी को मैं बोलूं सामाजिक समानता का क्या मतलब होता है, तो समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, समान अधिकार मिले, सभी को सम्मान मिले, तो ये सामाजिक समानता कहलाएगी। ठीक है, ताकि वो अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को दिखा सके। सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलना, जाति, धर्म, लिंग के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करना। ठीक है, सभी को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर मिल सकें। सभी को अच्छी हेल्थ सर्विस, अच्छी एजुकेशन, अच्छा पोषण, ठीक है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार का काम है। ये सामाजिक समानता कहलाती है। अब मान लो समाज में किसी के साथ कोई भेदभाव हो, किसी को कोई स्कीम में शामिल ना किया जा रहा हो, कुछ लोगों को शामिल किया जा रहा हो, तो ये असमानता हो जाती है। ठीक है, तो ये सामाजिक समानता, असमानता भी आपको पता होनी चाहिए। तीसरी होती है आर्थिक समानता। अब ये आर्थिक असमानता का मतलब या फिर आर्थिक समानता का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आर्थिक समानता का मतलब है समाज के सभी सदस्यों को आर्थिक संसाधन, आर्थिक अवसर और जीवन के स्तर में समानता प्रदान की जाएगी, जो कि हमारा संविधान देता है। यानी अगर आप कोई नौकरी करना चाहो तो आप उसके लिए आज़ाद हो, आप कोई भी नौकरी कर सकते हो। आप कोई बिजनेस करना चाहो तो आप उस बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है, आर्थिक समानता आपको है। आप जिस भी क्षेत्र में जाओ, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है वो उसको समानता है। ठीक है, उसको पूरे अधिकार हैं, वो क्रिकेटर बन सकता है, अपना क्रिकेट के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। कोई भाई डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता है, कोई टीचर बनना चाहता है वो टीचिंग के लिए तैयारी कर सकता है। सबको समानता जहाँ मिली हुई है, इसी को हम आर्थिक समानता कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे एक नई चीज़ आएगी जो आगे पढ़ेंगे हम, उस पर कुछ जगह पे आरक्षण की बात आ जाती है। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे हम मार्क्सवाद वाली विचारधारा, उदारवाद वाली विचारधारा को समझ लो। मार्क्सवादी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आर्थिक असमानता के कुछ कारण बताते हैं। वो कहते हैं, कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि असमानताओं का जो मेन कारण है ना, वो है महत्वपूर्ण संसाधनों पर निजी स्वामित्व, यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है जहाँ पे जो महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं वो निजी हाथों में होते हैं, यानी प्राइवेट हाथों में होता है। कहता है इसकी वजह से ही आर्थिक असमानता होती है। ठीक है, ये जो मार्क्सवादी लोग हैं उन्होंने इसका समाधान भी बता रखा है। मार्क्सवादी कहते हैं
ठीक है, मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा जो है वो ये मानती है कि समाज में समानता अगर स्थापित करना है तो उसके लिए आर्थिक संसाधन और संपत्ति पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, किसी निजी किसी प्राइवेट व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता का नियंत्रण होना चाहिए, समाज का नियंत्रण होना चाहिए। सभी को आवश्यक संसाधनों की समान उपलब्धता, यानी सभी को जो भी संसाधन है समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार असमानता को दूर किए बिना सामाजिक और राजनीतिक समानता हासिल करना मुश्किल है। जब तक आप असमानता को दूर नहीं करोगे, आपको सामाजिक और राजनीतिक समानता भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये तो थे मार्क्सवादी। अब बात करते हैं उदारवादी, जो लिबरल होते हैं। उदारवादियों ने एक सिद्धांत बताया जिसको बोला जाता है प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, यानी कंपटीशन वाला सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए उदारवादी कहते हैं कि आर्थिक समानता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सबसे कारगर है, यानी खुला कंपटीशन होना चाहिए। कि खुला कंपटीशन है, आओ भाई बिजनेस करो, व्यापार करो, जो भी करना चाहो करो, जो बेहतर होगा वो जाहिर सी बातें ऊपर जाएगा और जो बेहतर नहीं होगा वो डूबेगा। यानी हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन लाभ और संसाधन उन लोगों को मिलने चाहिए जो अपनी मेहनत और प्रतिभा से उन्हें अर्जित करते हैं। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसको कम मिलेगा। खुला कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, जो कि उदारवादी मानते हैं। ये कहते हैं न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए, सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य यानी सरकार का काम केवल ये सुनिश्चित करना है कि सभी को जीवन यापन यानी जिंदगी जीने के लिए जो बेसिक संसाधन है वो उसमें समान अवसर मिल जाए। ठीक है, लेकिन राज्य को हर असमानता को समाप्त करने के प्रयास, ठीक है, से बचना चाहिए। कहते हैं कि सरकार को ज्यादा हर असमानता को समाप्त करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ये कह रहे हैं। इसके बाद ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। अगर हम समानता को बढ़ाना चाहें तो कैसे दे सकते हैं बढ़ावा, तो उसके 3 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि औपचारिक समानता की स्थापना करना, दूसरा तरीका है कि विभेदक बर्ताव करना, तीसरा तरीका है कि सकारात्मक कार्यवाही करना। अगर ये 3 तरीके अपना लिए तो समानता को बढ़ाया जा सकता है। अब आपके मन में यही आएगा कि औपचारिक समानता होता क्या है। तो औपचारिक समानता स्थापित करने का मतलब है कि समाज में जो असमानता है, जो भेदभाव है, ठीक है, जो विशेषाधिकार वगैरह है, इसको समाप्त कर दिया जाए। यानी समाज में चाहे जाति प्रथा हो या कोई भी भेदभाव हो, उसको समाप्त कर दो। तो ये समानता लाने की दिशा में पहला कदम होगा। जितने भी भेदभाव हैं उसको खत्म कर दो, तब जाके समानता स्थापित होगी। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं औपचारिक समानता की स्थापना से। ठीक है, इसके बाद देखो, कहते हैं कि दुनिया भर में कई समाज कुछ वर्गों को अवसर और लाभों से वंचित रखा है। जैसे कि अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो अंग्रेजों ने जो काले लोग थे उनके साथ भेदभाव करा था। भारत में देखें जो दलितों वगैरह के साथ भेदभाव होता था उनको भी वंचित रखा गया। ठीक है, कई जगहों पे जो जंगल में रहने वाले मूलवासी थे उनके साथ भेदभाव होता था। तो भेदभाव हर समाज में किसी न किसी के साथ हुआ है। तो कहते हैं कि कई देशों में गरीब लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है, यानी उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता था। कई जगह पे महिलाओं को व्यवसाय यानी बिजनेस करने की कोई अनुमति नहीं होती थी, महिला बिजनेस नहीं कर सकती है। भारत में जाति व्यवस्था में जो निचली जाति थी उनको शारीरिक श्रम से अलग कुछ भी करने से रोका जाता था। यानी उनके लिए काम फिक्स थे, उनको वही काम करने हैं, दूसरा काम वो नहीं कर सकते हैं। कुछ देशों में सर्वोच्च पद यानी जो बड़े बड़े पद होते हैं उस पर कुछ विशेष परिवार के लोग ही जा सकते थे, बाकी लोगों को उस पर जाने की कोई अनुमति नहीं थी। तो ऐसा कई देशों में होता था। इसके बाद है विभेदक बर्ताव। एक दूसरा तरीका है विभेदक बर्ताव। ये कैसा बर्ताव होता है इसको देखते हैं। ये कहते हैं कि समानता का सिद्धांत केवल औपचारिक समानता या कानून बना देने से नहीं हो जाएगा। केवल कानून बना दिया, सबको समानता दे दी, तो इससे काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि हमें जो लोग होते हैं उनको अपनी ज़रूरत और परिस्थिति को समझना होगा और उसके लिए उसके अनुसार कुछ विशेष उपाय करने होंगे। ठीक है, लोगों को अपने बर्ताव में भी बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। केवल कानून बनाने से नहीं चलेगा काम। फिर ये कहते हैं कि कुछ स्थितियों में समानता प्राप्त करने के लिए अलग अलग वर्गों या व्यक्तियों के साथ अलग ढंग से व्यवहार करना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल, विकलांग, मान लो कोई विकलांग है, किसी के पैर में कोई दिक्कत है, तो सार्वजनिक स्थान में वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए रैंप बना दो, यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का बर्ताव करो। रैंप बना दोगे तो आसानी से वहां पे जा पाएगा। दूसरा उदाहरण है, मान लो रात के समय में कुछ लड़कियां हैं जो कि कॉल सेंटर में काम करती हैं। अब रात में वो कैसे अपने घर आएंगी? तो उनको गाड़ी और सुविधा सुरक्षा उपलब्ध करा दो। यानी कुछ विशेष परिस्थिति में लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव करेंगे, इसे बोलते हैं विभेदक बर्ताव, यानी अलग अलग तरह का बर्ताव। तो उससे समानता स्थापित होगी। ठीक है, तीसरा है सकारात्मक कार्यवाही।
ये क्या कार्यवाही होती है इसको देखो। इसका उद्देश्य है कि समाज में जो असमानता है उसको खत्म करना, ठीक है, यानी समाज में जो भी असमानता है उसको खत्म करो। या मान लो अतीत में कभी किसी के साथ भेदभाव कराए, या किसी को सामाजिक वंचनाओं का दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है, सकारात्मक कार्यवाही करना। यानी मान लो हमारे पूर्वजों से कोई गलती हुई हो, ठीक है, उन्होंने अतीत में किसी के साथ कोई भेदभाव किया हो, खासकर जाति प्रथा देख लो, जाति प्रथा हमारे समाज में थी, भेदभाव होता था कुछ जातियों के साथ। अब हमको उस भेदभाव को रोक देना चाहिए, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे हमको उसको नहीं करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं, यानी हमें सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो वंचित समुदाय होते हैं उन लोगों को अवसर मिल पाए, संसाधनों तक उनकी पहुंच हो पाए। अगर अतीत में जो संसाधन उनसे छीन लिए गए थे तो वो संसाधन उनको वापस लौटा दिए जाएं, ठीक है। अतीत में जो असमानता की गई है ना उसको अब ठीक कर लो, जो हो गया वो हो गया, अब ठीक कर लो। सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, यानी समाज में सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रह सकें और एक न्यायपूर्ण समाज बन सके, इसके लिए हमें सकारात्मक कार्यवाही यानी सब लोगों को आगे से आगे कार्यवाही करने की जरूरत है। जैसे कि हिंदुओं को कहा जाता है कि हिंदू जो है वो बटे हुए हैं, जातियों में बटे रहते हैं, तो कहते हैं ना कि अब उस भेदभाव को भूल जाओ, अतीत में जो हुआ सो हुआ, अब मत बटो, सभी जाति एक साथ हो जाओ और अपने आप को एक धर्म का मानो। तो ये कहा जाता है ना, तो ये कुछ ऐसे सुधार हैं, कुछ सकारात्मक कार्यवाही हैं जो अतीत में जो गलतियां हुई हैं उसको दोबारा ना दोहराने वाली, ठीक है। अब ये जो सकारात्मक कार्यवाही होती है इसमें क्या किया जा सकता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रावधान, जैसे जो वंचित समुदाय के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दे दो, उनको हॉस्टल की सुविधा दे दो, उनको शैक्षिक संस्थान यानी जो हमारे कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे उनको आरक्षण दे दो। इस तरीके से हो जाएगा। रोजगार में आरक्षण दे दिया जाए, नौकरियों में आरक्षण दे दिया जाए, ठीक है। तो ये सकारात्मक कार्रवाई के लिए है। अब भारत में सकारात्मक कार्रवाई, जो वंचित समूह के लोग हैं उनके लिए आरक्षण नीति बना दी गई, हमारे संविधान के तहत इनको आरक्षण दे दिया गया है, ठीक है। आरक्षण का मतलब है जिनके साथ जातिगत भेदभाव होता था, जो दबे कुचले हैं, जिनके साथ काफी लंबे समय तक जिनको दबाया गया था, तो उनको आरक्षण देके वापस से उनका लेवल उठाने की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें ना कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो भेदभाव है, यानी आरक्षण वगैरह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, अगर आरक्षण होगा तो ये भेदभाव करता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग इसका आलोचना भी करते हैं, हो सकता है पेपर में आ जाए, याद रखना। इसके बाद समानता का उल्लंघन, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि समानता का सिद्धांत कहता है कि सभी के साथ एक जैसा समान व्यवहार होना चाहिए, तो फिर अगर किसी को आरक्षण दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो तो ये तो असमानता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, कुछ लोग इस तरीके से भी इसकी आलोचना करते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट याद करके जाना। 11th क्लास में देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं एकदम सिंपल, तो आप जो भी मैंने आपको चैप्टर में बताया है समरी रूप में आप इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, और पेपर में क्वेश्चन आएगा, समानता के आयाम वगैरह पूछा जाता है, तो आप याद करके जाना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।